स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन क्या है? तो आप में से ऑलमोस्ट सारे बच्चों को ये पता होगा कि कार्बन एक एलिमेंट है। टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है, जिनमें से अराउंड 94 आर नेचुरली अकरिंग। उनमें से एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है कार्बन। सो व्हाट इज कार्बन? इट इज ए केमिकल एलिमेंट। ठीक है ना। अब आपके एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली तीन किस्म के होते हैं। देयर आर मेटल्स, देयर आर नॉन मेटल्स एंड देयर आर मेटालॉइड्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज का एक सेट होता है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज का एक सेट होता है, मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टीज का एक सेट होता है। जैसे कि मेटल्स के बारे में आपको पता होगा, मेटल्स कैसे एलिमेंट्स हैं? दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि इनकी टेंडेंसी होती है पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन बनाने की। कैसे बनाते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। और इससे भी आसान सी प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं वो ऑलमोस्ट आप सब लोगों को पता होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं दे आर सोनोरस, ठीक है ना, और वो लस्ट्रस होते हैं, उनमें एक शाइनी सरफेस होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो वो एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो गया जो मेटल्स का होता है। ठीक है ना। आपका जो कार्बन है, इज इट ए मेटल और ए नॉन मेटल? इट्स ए नॉन मेटल। तो कैसा एलिमेंट है कार्बन? इट्स ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इट डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। ठीक है ना। कार्बन के कैटायंस नहीं बनते। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका जो कार्बन है, अगर ये एलिमेंट है तो इसका एक एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू नो कार्बन। ठीक है ना, कार्बन को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कार्बन के कंपाउंड्स पे आएंगे। तो कार्बन का एक एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को कैसे देते हैं? Z। तो क्या है एटॉमिक नंबर कार्बन का? आप सबको पता होगा 6। इसका मतलब क्या होता है? ये भी आप लोगों ने सीखा होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है ना। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर 6 से इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन एटम्स हैव 6 प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। ठीक है ना। हर एक कार्बन का जो एटम होगा दुनिया में या कहीं पे भी यूनिवर्स में, उसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे उसके न्यूक्लियस में। ठीक है ना। अब इसका मास कितना होता है? एटॉमिक मास आप यहां पे लिख सकते हो, या मास नंबर। कार्बन एलिमेंट के 3 किस्म के एटम्स जो हैं वो दुनिया में पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। वो कौन कौन सा है? कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है ना। ये क्या है? ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एटॉमिक मास कार्बन का कितना है, तो आप बोलोगे कार्बन के 3 किस्म के एटम्स होते हैं दुनिया में। कुछ ऐसे जिनका मास 12 होता है, कुछ का मास 13 होता है, कुछ का मास 14 होता है। उनमें से 99% के करीब या उससे भी थोड़ा ज्यादा कार्बन 12 है। ठीक है ना। तो जब भी हम कार्बन का डिस्कशन पढ़ेंगे वी जनरली मीन कार्बन 12। ठीक है ना। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछेगा एक एटॉमिक मास बोलिए कार्बन का, तो आपको बोलना है 12, क्योंकि 99% ऑफ जो कार्बन एटम्स होते हैं दुनिया में उनका एटॉमिक मास 12 होता है। उसके अलावा भी 2 किस्म के होते हैं, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है ना। उनमें से जो कार्बन 12 और कार्बन 13 होते हैं दे आर स्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल का मतलब होता है उनका जो न्यूक्लियस है उनसे कोई रेडिएशन बाहर नहीं आती, वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। ठीक है ना। स्टेबल है, कार्बन ही रहेंगे। ठीक है। कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है। इसमें भी एक ब्लेसिंग है, जैसे कि आपको पता होगा जो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, या एनिमल्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी के दौरान, खुदाई के दौरान आपने नीचे एक हड्डियों का ढांचा आपको मिला, ठीक है ना। अगर वो 30,000 साल पुराना होगा तो कैसे पता चलेगा ये 30,000 साल पुराना है कि 20,000 साल पुराना है कि 200 साल या 2,000 साल या 1200 साल पुराना है? ये किया जाता है बाय टेक्निक विच इज कॉल्ड एज कार्बन 14 डेटिंग। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो उसका आंसर क्या है? कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन का एटम जिसका मास 12 U है, कार्बन का एटम जिसका मास 13 U है,
और जिसका मास 14u है। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 3 किस्म के होते हैं, 12u वाले, 13u वाले और 14u वाले, ठीक है ना। ये 3 क्या है? ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हम सब जानते हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, ठीक है ना। तो इन 3 आइसोटोप्स को अगर लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? C6, देखो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, तभी तीनों कार्बन है। एक का एटॉमिक मास 12, एक का एटॉमिक मास 13, एक का मास 14। तो दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अगर आपको कोई पूछेगा इन 3 आइसोटोप्स में रेडियो एक्टिव कौन सा है, ठीक है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस किसका है, तो आप बोलोगे कार्बन 14 का, ठीक है ना। ये किस चीज में जरूरत आता है? कार्बन 14 इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल वर्जन, ठीक है ना। इससे एज निकलती है उन चीजों को जो आप आर्कियोलॉजी से निकालते हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए? बायोलॉजिकल ऑर्बिटल, यानी कि एक एनिमल का पार्ट हो या एक प्लांट का पार्ट हो, एक ह्यूमन बीइंग का पार्ट हो, कोई हड्डियों का ढांचा हो, कोई बाग हो, उस सब का एज निकाल सकते हो आप यूजिंग कार्बन 14। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आउट ऑफ द 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन विच इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन है इनमें से, तो ऑब्वियसली कार्बन 2 है, ठीक है ना। इसीलिए अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट्स द मास ऑफ कार्बन, वो इससे 12। क्यों? क्योंकि जो इसका मोस्ट अबंडेंट है, और कितना अबंडेंट है, इट्स नॉट लाइक 80% और 85, इट इज 99% जो है वो कार्बन 12 होता है, ठीक है ना। विच मीन्स आपका जो कार्बन 12 है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन, और इसीलिए हम कार्बन का मास जनरली 12 लेते हैं। उसके बाद कार्बन 13, ठीक है ना। तो कार्बन 13 जो है, दिस इज ऑल्सो a stable isotope of carbon. So how many stable isotopes of carbon are there? 2, carbon 12 and carbon 13, ठीक है ना। टोटल आइसोटोप्स 3, कार्बन 14 क्या है? ये रेडियोएक्टिव है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, तो ये जो वर्ड कार्बन है, ये कहां से आया है? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, ठीक है ना। ये कार्बन वर्ड लैटिन वर्ड कार्बो से आया है, क्योंकि साइंस में जो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं वो लैटिन या ग्रीक ऑरिजिन के होते हैं, जो डेड लैंग्वेज हैं। तो कार्बन जो है, ये कार्बो वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कोल और चारकोल, ठीक है ना। ये वो चीजें हैं जहां से पहली बार कार्बन को निकाला गया, ठीक है ना। ओके, तो कार्बन किस वर्ड से आया? कार्बो से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? कार्बो का मतलब होता है कोल या चारकोल, ठीक है ना। कार्बो वर्ड किस लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन का वर्ड। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं दे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, ठीक है ना। ये आगे जाके जब आप 11th में चढ़ोगे या फर्दर क्लास में आगे जाओगे, तो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स, एंड देन यू विल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो लेकिन यहाँ पे आप 10th में पढ़ते हो, तो आपके पास शेल्स का कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। जैसे कि आपको पता होगा कि एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसके सराउंडिंग में, ठीक है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में शेल्स होते हैं। ये शेल्स क्या होते हैं? ये वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो कार्बन है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 6 प्रोटॉन्स हैं, जिनको 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में जो है बैलेंस करते हैं उनकी चार्ज को। तो ये भी आपको पता होगा कि पहले शेल का नाम के शेल है, दूसरे का नाम एल है, तीसरे का नाम एम है। पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकते हैं, दूसरे में 8 पूछ सकते हैं, तीसरा जो है उसमें 18 पूछ सकते हैं, लेकिन अगर तीसरा आउटर मोस्ट है तो उसमें भी 8 ही आएंगे। तो ये देखिए आप कि आपका जो कार्बन है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? के में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बाकी कितने बचे? 4। और दूसरे शेल में कितने पूछ सकते हैं? 8 पूछ सकते हैं। तो इसमें कितने जाएंगे? बाकी के 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के यानी कि के शेल में 2 है, और आपका जो एल शेल है उसमें 4 है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इसको आगे जाके आप साइंस ये जो 11th क्लास है वहां पे लिखोगे 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन करोगे 2px1 2py1 या 2px1 2pz1 या 2py1 2pz1, ठीक है ना। वो डिटेल आप 11th में पढ़ोगे। अगर आपको बुक्स में मिलता है 10th में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट देम। आपके लिए
10th क्लास में इतना भी काफी है, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, क्यों? क्योंकि टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, दूसरे शेल में 8 पूछ सकते हैं, तो बाकी कार्बन में 2 के बाद कितने बचे? 4, तो वो 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले शेल में जाएंगे, यानी कि आपके एल शेल में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2L4, यानी कि अगर हम कार्बन का एटम बनाने की कोशिश करें तो वो कैसा दिखेगा। चलो देखो कि कार्बन का एटम कैसा दिखता है। हम बनाएंगे कार्बन 12 आइसोटोप। देखो इसका एक न्यूक्लियस होगा, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। 6 + 6 12, तो टोटल मास कितना हो गया न्यूक्लियस का? 12। ओके, फिर इसका के शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी कितने बचे? 4। ये इसका एल शेल होगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। तो टोटल कितने शेल्स हैं इसमें? इसमें 2 शेल्स हैं, तो जिससे क्या पता चलेगा कि ये पीरियोडिक टेबल में दूसरे वाले पीरियड में होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। ये आपने नोट किया होगा, आप वीडियो को किसी भी स्टेज पे पॉज करके चीजों को नोट कर सकते हो, राइट। तो पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपने देखा होगा कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और इसमें पीरियड्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। तो कितने रोज होते हैं? टोटल 7। इसमें से कार्बन किस वाले रो में है, यानी कि किस वाले पीरियड में है? ये पीरियड नंबर 2 में है, ठीक है ना। और किस वाले कॉलम में है, यानी कि किस वाले ग्रुप में है? ये ग्रुप 14 में है, अलॉन्ग विद सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कार्बन का जो है पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 2, जिससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जिससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इट हैज 2 शेल्स। जैसे कि अभी हमने देखा के शेल और एल शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर क्या है? ये 14, जिससे क्या पता चलता है? इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो कार्बन का एक लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर, ये देखो कैसे बनाया जाता है। एक सिंबल लिखा कार्बन का, अगर आपको कार्बन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो कार्बन का सिंबल लिखना है। उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स। देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने देखी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ 4 डॉट्स बनाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका आउटर मोस्ट जो है वो पहला ही है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का। कोई बोलेगा ऑक्सीजन का बनाओ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2, बाकी कितने बचे? 6, दूसरे में 6, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, तो ऑक्सीजन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन बनाया, ठीक है ना, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ 6 डॉट्स बनाने, ठीक है। तो इस पे हम अगले क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बस बताने के लिए कि ये क्या है, दिस इज द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। इसमें क्या लिखा जाता है? एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डॉट। समझ रहे हो? सो दिस इज द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? वो पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करता है, इसका मतलब वो इसमें 2 शेल्स होंगे, के शेल और एल शेल। ग्रुप नंबर क्या है इसका? 14, और ग्रुप नंबर 14 जो होता है इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 15 में 5 होते हैं, 16 में 6 होते हैं, 17 में 7 होते हैं, और ग्रुप 18 में 8 होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर हीलियम जिसमें 2 होते हैं। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। तो थोड़ा सा रिपीट करते हैं इसको जो हमने अभी तक सीखा। हमने बोला कार्बन जो है ये वर्ड कार्बो से आया है, जिसका मतलब कोल या चारकोल होता है। कार्बन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, जिसका मतलब है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो कार्बन है इसके 3 जो है आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 सबसे अबंडेंट है, कार्बन 12 और कार्बन 13 स्टेबल आइसोटोप्स है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो एज निकालने में
कारगर साबित होता है उन चीजों का जो बायोलॉजिकल ऑरिजिन के होते हैं और काफी वर्षों से जमीन के नीचे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियड टेबल, हमने देखा कि ये दूसरे वाले पीरियड में है और 14th ग्रुप में है। ठीक है ना, अब हम बोलते हैं कि अगर 118 एलिमेंट्स टोटल है तो कार्बन ही क्यों? ठीक है ना, आप पूछ सकते हो कि आपका जो कार्बन है ये इतना स्पेशल क्यों है कि इसके नाम पे पूरा चैप्टर आपके पास है। मैं कहूंगा ये सिर्फ इतना स्पेशल नहीं है कि इसके नाम पे एक चैप्टर है। कार्बन एक इतना स्पेशल एलिमेंट है कि इसके नाम पे पूरा एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि उसके ऑक्साइड्स नहीं पढ़ते, उसके कार्बोनेट्स नहीं पढ़ते एक्स्ट्रा, लेकिन बाकी जितने भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है उनके बारे में हम कहां पढ़ते हैं, एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना लिया जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, क्यों बनाया वो हम आगे देखेंगे इसी लेक्चर में। अभी आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट इज स्पेशल विद कार्बन, तो मैं आपसे पूछूंगा ये मुझे आप बताओ कि कार्बन जो है वो अर्थ में कितना है। तो आप बोलोगे ज्यादा तो नहीं है, अर्थ की क्रस्ट में कार्बन 0.02% है। ठीक है ना, अगर आप अर्थ का क्रस्ट देखोगे जिसके साथ हमारा डीलिंग है, वो पार्ट ऑफ अर्थ यानी टॉप वाला लेयर जो अर्थ का क्रस्ट, उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन है एलिमेंट्स में से। ठीक है ना, तो दिस इज नेग्लिजिबल अमाउंट। 99.98% बाकी लोग हैं, कार्बन सिर्फ 0.02%। फिर आप कहूंगा कि फिर एटमॉस्फेयर में जाओ। एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में होता है? ओब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज नेग्लिजिबली इन ट्रेस अमाउंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक ठाक होता है, अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन में होता है। कितना? अराउंड 0.03%। ये भी कोई बड़ा कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, वहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन छाया हुआ है। तो अगर आप इस 0.03% देखोगे, उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला के 0.03% है। तो कार्बन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो बहुत कम है। ठीक है ना, तो अगर आपने आपका 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो आप निकाल सकते हो ये एक्चुअली कितना हो जाता है। कार्बन 12/44, कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है, उसमें कार्बन 12 है, मल्टीप्लाइड विद 0.03%। ठीक है ना, तो ये और ज्यादा कम हो जाएगा, ये बहुत कम होके जो है आपका कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में है। तो कहने वाली बात और समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, वो ये है कि अर्थ की क्रस्ट में कितना कार्बन है, बहुत ही कम। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना कार्बन है, बहुत ही ज्यादा कम। ठीक है ना, फिर आप पूछोगे व्हाई कार्बन। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे अर्थ का क्रस्ट और एटमॉस्फेयर दोनों मिलके एक ही गाना बजा रहे होंगे कार्बन के लिए, लाइक मैं वो दुनिया हूं जहां तुम्हारी कमी है साया। ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ना इधर ज्यादा कार्बन है ना इधर ज्यादा कार्बन है। ठीक है, तो फिर कार्बन क्यों है? तो मैं आपको बोलूंगा एक और गाना आप याद करिए फ्रॉम द मूवी सुल्तान। ठीक है ना, जिसमें बोलते हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, बट एक्चुअली इट्स लाइक ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में कार्बन के कंपाउंड्स। आप पूछोगे कैसे? ये जो बोर्ड है जिसपे मैं लिख रहा हूं कार्बन के कंपाउंड्स का बना हुआ है, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं जिसका ये बॉडी है वो कार्बन के कंपाउंड्स का बना हुआ है, ये जो इसका कैप है कार्बन के कंपाउंड्स का बना हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इंक है कार्बन के कंपाउंड्स का बना हुआ। जिस नोटबुक पे आप लिख रहे हो वो पेपर कार्बन के कंपाउंड्स का बना हुआ है, जिस पेन से आप लिख रहे हो, ठीक है ना, उसकी जो स्याही है, उसकी जो इंक है, वो भी कार्बन के कंपाउंड्स। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो कि दुनिया में जो है टोटल जो कंपाउंड्स नोन है वो 10 मिलियन है। हाउ मेनी कंपाउंड्स आर नोन? रफली अराउंड 10 मिलियन। 10 मिलियन इंडियन सिस्टम में हो जाता है 1 करोड़। 1 करोड़ कंपाउंड्स नोन है। कितने एलिमेंट्स के? सारे एलिमेंट्स के। उनमें से एक एलिमेंट को उठाओ कार्बन को, और इसके अकेले 9 मिलियन कंपाउंड्स हैं, यानी कि 90% ऑफ द कंपाउंड्स जो है वो कार्बन के। समझ रहे हो? आउट ऑफ द 10 मिलियन कंपाउंड्स नोन, मोर देन 99 मिलियन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ओनली। समझ रहे हो? तो फिर कहां है? अगर एटमॉस्फेयर में भी नहीं है, अर्थ क्रस्ट में भी नहीं है, तो कहां है? उसके बीच में जो हम हैं, हम कार्बन से भरे हुए हैं। हमारी शुरुआत ही कहां से होती है? ठीक है ना, वाई इज 1% डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन? उसका रीजन है डीएनए।
हमारा जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। और ये डीएनए किसका बना होता है, इसमें 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। उन 3 में से 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, समझ रहे हो। तो डीएनए क्या है, कार्बन का कंपाउंड का है, ठीक है ना, इसे पॉलीमर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आरएनए पॉलीमर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। डीएनए खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो हम एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि बोर्ड पे हम लिखेंगे वो सारी चीजें जो कार्बन के कंपाउंड्स जिनका एक मेजर कंपोनेंट होता है। देखो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, अपनी बॉडी से कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप से कर रहे हैं। और हमने बोला डीएनए जो है इसमें कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कौन से हैं वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। आरएनए जो है कार्बन के कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स जो हैं कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। और कौन से बायोमोलिक्यूल्स, हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स आपको कौन से और पता है, लिपिड्स कार्बन के कंपाउंड्स, ठीक है ना, फैटी एसिड्स ग्लाइसरॉल वगैरह कार्बन के कंपाउंड। देखिए फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होगा दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का तो फॉर्मूला भी आपको पता होगा, C6H12O6 आपको दिख रहा है, इट्स ए कार्बन कंपाउंड, समझ रहे, 6 कार्बन के एटम है ग्लूकोज में। फिर आपका सक्रोज जो आप जिससे आप चाय बनाते हो, ठीक है ना, या बाकी चीजें बनाते हो, जो खंड आपके घर में होता है, जो शुगर आपके घर में होता है, दैट्स आल्सो कंपाउंड ऑफ कार्बन। उसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, C12H22O11। सारे शुगर सारे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी में देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस गोइंग आउट इन द वर्ल्ड, तो आप बोल सकते हो शायद फोटोसिंथेसिस। किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या है, कार्बन का कंपाउंड, क्लोरोफिल भी, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल क्या बनाता है, फूड बनाता है। वो फूड क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड, ठीक है ना। फूड किस लिए यूज होता है, एनर्जी के लिए, ठीक है ना। हम फूड क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले काम करने के लिए। वो एनर्जी का करेंसी क्या है हमारी बॉडी में, एटीपी क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन। एटीपी किसमें टूटता है, एडीपी में, क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, समझ रहे हो। तो अगर मैं आपको कहूंगा आपकी बॉडी में कौन सी प्रोसेस है जिससे आप एनर्जी हासिल करते हो, ठीक है ना, तो आप बोलोगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। सबसे पहले रेस्पिरेशन किसका होगा, ग्लूकोज का होगा फॉर एग्जाम्पल। तो ग्लूकोज क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन। इसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज नॉट ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन। ज्यादा हो गया ग्लूकोज तो क्या बनाना है, ग्लाइकोजन, क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, समझ रहे हो। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे मसल से लेके, हमारे हेयर से लेके, हमारे नेल से लेके, हमारी टंग से लेके, ठीक है ना, जिससे मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, दीज आर ऑल फिल्ड विथ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। ओके, अब हम बॉडी से थोड़ा बाहर आते हैं। तो पहली चीज जो हमारी बॉडी के बाहर है वो है फैब्रिक्स। तो 2 किस्म के हो सकते हैं फैब्रिक्स, या तो नेचुरल होंगे, कॉटन कैसा है, कंपाउंड ऑफ कार्बन का बना हुआ है। वूल कैसा है, कार्बन के कंपाउंड्स का बना हुआ है। या फिर हम बनाएंगे लाइफ में नायलॉन जैसा, ठीक है ना, तो कैसा है, वो भी कंपाउंड ऑफ कार्बन है। आपका लेदर जो होता है नेचुरल, वो कैसा है, कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो सारे के सारे फैब्रिक्स कैसे हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो व्हाट इज ड्राइविंग द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यू मे आस्क, द फ्यूल्स, द एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ द फ्यूल्स इज ड्राइविंग अस। जैसे कि आप कितना गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, वो गाड़ियों में क्या क्या चीजें होती हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन, वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाड़ी का फ्यूल, ठीक है ना। ये मे बी नेचुरल गैस पे चलता हो तो फ्यूल मीथेन है, ठीक है ना, कंपाउंड ऑफ कार्बन। मे बी एलपीजी पे लगता हो तो प्रोपेन और ब्यूटेन है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मे बी पेट्रोल पे चलता हो, कंपाउंड ऑफ कार्बन। मे बी डीजल पे चलता हो, कंपाउंड ऑफ कार्बन। मे बी किसी ने केरोसिन डाल दिया डीजल इंजन में, वो भी कंपाउंड ऑफ कार्बन। आप अपने घर में खाना पकाते हो, किस पे पका रहे हो, एलपीजी पे पका रहे हो, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन इंडिया, ठीक है ना। तो वो क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, समझ रहे हो। तो चलो इससे भी आगे बढ़ते हैं, आपके मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है ना। आपका पैरास्टामोल हो गया, ठीक है ना, बाकी सारे मेडिसिन हो गए, वो क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन।
उन मेडिसिन का सॉल्वेंट अगर वाटर ना हुआ तो क्या होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। काफी मेडिसिन में इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा रहता है, तो इथेनॉल क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो आपके बेवरेज क्या है, इथेनॉल होता है उसमें, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, समझ रहे हो। तो नॉट ओनली दीज, बहुत सारी और चीजें हैं विच आर, अब अपनी बॉडी का देखो, अगर आप एक गाड़ी को देखेंगे, इट्स नॉट ओनली द फ्यूल, ठीक है ना। जिस सीट पे आप बैठे हो तो उसमें कितना फैब्रिक होगा, ठीक है ना, उसके अंदर कॉटन हो सकता है, फिर उसके ऊपर लेदर का फैब्रिक हो सकता है, वो क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। उसके सामने डैशबोर्ड आपका, वो कंपाउंड ऑफ कार्बन होता है, ठीक है ना। आपका स्टायरिंग वो पॉलीमर ऑफ कार्बन का बना रहता है, समझ रहे हो। तो आपकी गाड़ी से लेके आप खुद, आपके प्लांट्स की बॉडी, ठीक है ना, आपके प्लांट्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, आपके बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है कार्बन आपके कार्बन के ही कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो डज नॉट कार्बन डिजर्व टू हैव a separate branch of chemistry? It does. That is the reason why कार्बन के इतने सारे जब कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, इस कमरे के जिसमें मैं बैठा हूं, यहाँ की मैटिंग जो है कंपाउंड ऑफ कार्बन की बनी हुई है, यहाँ के जो कुशन्स हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यहाँ के कर्टन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिस टेबल पे कैमरा रखा हुआ है कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो वुड आप जलाते हो कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, आप वुड ना भी जलाओ तब भी वुड कंपाउंड ऑफ कार्बन होगा, समझ रहे हो। तो वी आर फिल्ड विथ compounds of carbon, we are surrounded with compounds of water carbon. That's why I said ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में कार्बन के कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो जब इतनी वैरायटी है कार्बन के कंपाउंड्स की, तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट ब्रांच बनाएंगे केमिस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, उसमें पढ़ा जाता है कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्टिविटीज, उनकी प्रिपरेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये आप देख लिया आपने कि कार्बन के ही कंपाउंड्स क्यों चूज किए गए हैं, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, उनका नंबर इतना ज्यादा है कि आपको उसके लिए एक सेपरेट ब्रांच एक्चुअली केमिस्ट्री में रखना पड़ता है। तो इसीलिए कार्बन के ही कंपाउंड्स पे आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि आपका जो कार्बन है ये कितने कंपाउंड्स बनाता है, 9 मिलियन के करीब आउट ऑफ 10 मिलियन। तो अगर ये 9 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है, या सिंपली हम लिखेंगे 90% ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो कुछ तो खास बात होगी कार्बन में, ठीक है ना, जो इसको इतना वर्सटाइल नेचर देता है कि ये इतने डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाता है। हमारा जो टॉपिक है इस वक्त वो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगर मैं आपको कहूं आपके स्कूल में, आपके विलेज में, टाउन में या शहर में कोई वर्सटाइल शख्स है, ठीक है ना, आपके स्कूल में कोई वर्सटाइल टीचर है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ भी पढ़ा सकता है। इसको मैथ पढ़ाने के लिए भेजो, पढ़ा सकता है, इसको साइंस पढ़ाने के लिए भेजो, पढ़ा सकता है, इसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए भेजो, पढ़ा सकता है, और अच्छे से पढ़ा सकता है, ठीक है ना। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज में, ठीक है ना, आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, आपके गेम्स होते हैं, उसमें उसका पार्टिसिपेशन जो है बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, वो स्टूडेंट्स को तैयार कर सकता है। सो सच अ टीचर विल बी कॉल्ड एज अ वर्सटाइल टीचर, ठीक है ना। या फिर अगर आपका गेम्स में, क्रिकेट में फॉर एग्जाम्पल आपका एक इंटरेस्ट है, तो आप बोलोगे एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, ठीक है ना, अच्छी फील्डिंग करता है, विकेट कीपिंग कर सकता है, ठीक है ना, तो वर्सटाइल हो गया, ठीक है ना। या आपका जो है मूवीज में एक ऐसा एक्टर है जो कॉमेडी करता है, अच्छी कॉमेडी करता है, ठीक है ना, अच्छे एक्शंस करता है, थ्रिल उसकी बहुत शानदार होती है, ड्रामा जो है वो रोल भी वो बहुत अच्छा निभाता है, ठीक है, रोमांटिक रोल बहुत अच्छा निभाता है। तो ऐसे एक्टर को आप क्या बोलते हो, यू कॉल सच एन एक्टर एज अ वेरी वर्सटाइल एक्टर, ठीक है ना, कि जिस रोल में आप इसको डालोगे उस रोल में ये जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है ना, फिट है उस रोल में। इसी तरह आपका कार्बन कैसा एलिमेंट है, इट्स अ वर्सटाइल एलिमेंट, ठीक है ना, कि हर किस्म के कंपाउंड, ये दवाइयां बना रहा है, ये फैब्रिक्स बना रहा है, ये आपके मॉलिक्यूल्स बना रहा है, ये प्लांट्स के मॉलिक्यूल्स बना रहा है, समझ रहे हो, ये डिफरेंट, ये फ्यूल्स बना रहा है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक्स बना रहा है, ये बायोलॉजी भी बना रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन भी बना रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका प्लास्टिक मटेरियल भी बना रहा है, समझ रहे हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना रहा है।
तो इसका बहुत ही वर्सटाइल नेचर है, क्योंकि ये बहुत ही वर्सटाइल किस्म के कंपाउंड्स बनाता है। समझ रहे हो? इसके कंपाउंड्स जो है सॉलिड हैं, इसके कंपाउंड जो है लिक्विड हैं, इसके कंपाउंड जो है वो गैस भी हैं। ठीक है ना? जैसे आप इसका सॉलिड कंपाउंड कैसा बोल सकते हो? वैक्स बोल सकते हो। ठीक है ना? नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं आपकी, कार्बन का कंपाउंड है, सॉलिड है। ठीक है ना? अब लिक्विड तो आप बहुत ही ज्यादा बोल लोगे, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है ना? गैस आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। समझ रहे हो? तो वर्सटाइल नेचर है कार्बन का, बहुत ही ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, और उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही ज्यादा वैरायटी की। तो आप पूछ सकते हो, और आपके क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, एक्सप्लेन द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन जो है ये इतना वर्सटाइल नेचर कैसे दिखाता है, या इन अदर वर्ड्स कार्बन कैसे इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है विद सो मच ऑफ वैरायटी। तो दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, जिसकी वजह से कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है। उनमें जो पहला है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब जो है इसका वैलेंसी 4 है। देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी हमने कार्बन का देखा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? K में 2, L में 4, या सिंपली आप लिख सकते हो 2 4। हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। तो कार्बन को कितने और चाहिए 8 के लिए? 4 और चाहिए, 4 इसके पास है। ठीक है ना? तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी वाले शेल में 8 पहुंचे, और कार्बन के आखिरी वाले शेल में कितने? 4। तो ये कितने और चाहेगा कि इसके पास आ जाए? 4 और आ जाए, जिसके लिए 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है ना? आपने पढ़ा होगा अपनी 9th क्लास में व्हाट इज वैलेंसी। तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब है इसकी वैलेंसी 4 है, जिसका मतलब क्या हो? ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है ना? तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, यानी कि एक ही टाइम पे 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बाइंड हो सकता है, उनके साथ जो है जुड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसको क्या होता है? देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड्स भी बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। सिंगल बॉन्ड तो हर किसी के साथ बना सकता है। ठीक है ना? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, हर एक के साथ। कार्बन डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है। अगर इसकी वैलेंसी 1 होती, अगर ये यूनिवैलेंट होता, मोनोवैलेंट होता, तो क्या ये डबल बॉन्ड बनाता? नहीं बनाता। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं बनाता, क्या ये वो कंपाउंड्स बनाता है जिनमें कार्बन का डबल बॉन्ड है? नहीं बनाता। ठीक ना? कार्बन डाइऑक्साइड होता, न इथेन होता। ठीक है ना? और बहुत ही हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स नहीं होते। इसके अलावा ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। ये कैसे ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है? ठीक है ना? अगर आपको सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं समझ आ रहा है, तो आपको ये दूसरे लेक्चर में समझ आएगा, जहां हम कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि आपका कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, डबल बॉन्ड्स बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या कार्बन की वैलेंसी अगर जो है 4 नहीं होती, 2 होती, 1 होता? ठीक है ना? तो क्या ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता? नहीं बनाता। लेकिन क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है ना? जिनको नाइट्राइल्स बोलते हैं। कार्बन जो है ये दूसरे कार्बन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अलग किस्म के कंपाउंड्स बनेंगे जिनको हम बोलते हैं आपके अल्काइंस, जो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो चीज है जो कार्बन को इसका वर्सटाइल नेचर देता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कार्बन की वैलेंसी 4 है, जिसका मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इससे क्या हो जाता है? इससे क्यों ये ज्यादा कंपाउंड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो ज्यादा, जितने ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा कंपाउंड्स बना सकता है। 4 बना सकता है तो ये सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। ठीक है ना? क्वाड्रुपल बॉन्ड नहीं बनाता, सी ट्रिपल, क्वाड्रुपल बॉन्ड सी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप आगे सीखोगे अपने हायर क्लासेस में कि ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि चौथा बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है ना? 2 कार्बन के बीच में चौथा ये किसी और एलिमेंट के साथ बना लेगा। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना सकता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। अगर इसकी वैलेंसी 1 होती तो ये सिर्फ सिंगल बनाता, अगर 2 होती तो सिंगल और डबल बनाता। ठीक है ना? तो दिस इज द रीजन, दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई कार्बन जो है वो जो है इतना वर्सटाइल नेचर दिखाता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जिनके प्रॉपर्टीज जो है काफी डिफरेंट रहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज,
कैटिनेशन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन को जनरली आपके बुक्स में लिखा रहता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया कि ये क्या होगा, व्हाट इज कैटिनेशन? तो देखो क्या मतलब हुआ, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, इन विच द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट लिंक टुगेदर। यानी कि अगर आपके कार्बन में कैटिनेशन है, इसका मतलब है कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन, कि कार्बन ही के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ ही जुड़ रहा है, दिस इज अ कैटिनेशन इन सिलिकॉन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ रहा है, दिस इज कैटिनेशन इन ऑक्सीजन। सल्फर सल्फर के साथ ही जुड़ रहा है, ठीक है ना, दिस इज द कैटिनेशन इन सल्फर, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट इज दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी? इट इज द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ एन of the element such that atoms of the same element link together with each other। यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम जब एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं आपका कैटिनेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये समझोगे कि आपके स्कूल में 10 क्लासेस हैं, फर्स्ट से लेके 10th तक 10 क्लासेस हैं, तो 10 क्लासेस को आप मानो कि डिफरेंट किस्म के 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 20 स्टूडेंट्स को आप कंसिडर करो कि ये है 20 एटम्स ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट से एलिमेंट ए। ये ए एलिमेंट के 20 एटम्स हैं, सब एक जैसे हैं, फर्स्ट में पढ़ते। तो जब ए ठीक है ना, इन सब का सिंपल फॉर एग्जांपल स्मॉल ए हो गया, जब ए के साथ हाथ जोड़ेगा वो दूसरे ए के साथ जोड़ेगा, यानी कि एक ही क्लास के सारे जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये बच्चे क्या है? एटम्स हैं, कि कौन से एटम्स हैं? एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिसको हमने एज एनालॉजी हमने क्या लिया कि ये जो एक ही क्लास के बच्चे हैं, इनको हम समझ रहे हैं कि ये एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जब हाथ जोड़ रहे हैं तो इसी को हमने क्या बोला कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ बॉइंड हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। अगर एक 6th का बच्चा एक 8th के बच्चे के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, हाथ जोड़ेगा, पकड़ेगा उसको हाथ से, ठीक है ना, तो इसको हम कैटिनेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक 6th का बच्चा दूसरे 6th के बच्चे के साथ तीसरे 6th के बच्चे के साथ, ठीक है ना, फिर 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 10 15 100 जितने भी होंगे, वो सब एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ही क्लास के स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ रहे हैं, जिसको हमने कहा कि एक ही एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे हैं, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। तो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो क्या कैटिनेशन सिर्फ कार्बन के लिए सही है? क्या सिर्फ कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं? आंसर इज नो। आपका फास्फोरस भी कैटिनेशन दिखाता है, 4 फास्फोरस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ऐसे। सल्फर कैटिनेशन दिखाता है, बोरान कैटिनेशन दिखाता है, 8 सल्फर जुड़ जाते हैं, 12 बोरान जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। इन एन इकोसाहेड्रल जो है उसका ज्योमेट्री होता है, जो आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। तो सिलिकॉन ये भी अच्छी खासी कैटिनेशन दिखाता है, और कार्बन भी दिखाता है। बट व्हाट इज स्पेशल विद कार्बन? देखो, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आपको ऐसा ही समझाऊंगा कि क्या आपका जो है हार्दिक पांड्या रन्स बनाता है? आप बोलोगे हाँ। क्या आपका जो है मोहम्मद हफीज रन्स बनाता है? आप बोलोगे हाँ। क्या आपका एरॉन फिंच रन्स बनाता है? आंसर इज यस, ठीक है ना। आपका गप्टिल रन्स बनाता है? आंसर इज यस। ये सब क्रिकेटर्स। क्या आपका कोहली भी रन्स बनाता है? आंसर इज यस। लेकिन क्या बाकी प्लेयर और कोहली एक जैसे? आंसर इज नो। देखो, एवरी एलिमेंट इज अ स्पेशल एलिमेंट, बट ऑलवेज देखो, एवरी पर्सन इज अ स्पेशल पर्सन, एवरी टीचर इज अ स्पेशल टीचर, बट सम टीचर्स आर मोर स्पेशल देन अदर्स, सम पीपल आर मोर स्पेशल देन अदर पर्सन्स, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है सम स्टूडेंट्स आर मोर स्पेशल देन अदर्स, हर एक स्टूडेंट आपकी क्लास में स्पेशल स्टूडेंट, ठीक है ना, लेकिन कोई जो है वो एक्स्ट्रा अच्छा होता है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल स्टूडेंट,
ठीक है ना। इसी तरह आपके एलिमेंट्स में ऑल एलिमेंट्स आर स्पेशल एलिमेंट्स। ऑक्सीजन की अपनी अच्छी प्रॉपर्टीज है, टंगस्टन की अपनी अपनी अच्छी प्रॉपर्टीज है जिसके लिए वो यूनिक है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन की इतनी ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज है, इतने ज्यादा अच्छे कंपाउंड्स बनाता है कि इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल एलिमेंट, ठीक है ना। इसी तरह आपका जो विराट कोहली है, इज अ वेरी स्पेशल बैट्समैन, उसकी बात ही अलग है, ठीक है ना। इसी तरह फॉस्फोरस कैटिनेशन दिखाता है, इट्स लाइक ए रैंडम बैट्समैन मेकिंग रन्स, ठीक है ना। आपका सिलिकॉन कैटिनेशन दिखाता है, इट्स लाइक ए रैंडम बैट्समैन मेकिंग रन्स। कार्बन इज लाइक विराट कोहली, इट कैन, विराट कोहली की क्या खास बात है, वो हर जगह जाके रन्स बनाता है। इंग्लैंड में जाके सेंचुरीज बनाएगा, न्यूजीलैंड जाके सेंचुरीज बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाके सेंचुरीज बनाएगा, इंडिया में तो बनाता ही बनाता है, ठीक है ना। तो कार्बन की यही खास बात है कि कार्बन की चेन जो है वो छोटी सी भी हो सकती है। देखो कार्बन का जो कैटिनेशन का रेंज है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का रेंज है, वो कैसा है। क्या दो कार्बन जुड़ सकते हैं, आंसर इज यस, दो कार्बन के भी कंपाउंड्स हैं। क्या तीन कार्बन जुड़ सकते हैं, आंसर इज यस। क्या आपके 7 कार्बन जुड़ सकते हैं, आंसर इज यस। क्या 10 कार्बन जुड़ सकते हैं, आंसर इज यस। क्या 20 जुड़ सकते हैं, आंसर इज यस। क्या 100 जुड़ सकते हैं, आंसर इज यस। क्या 1000 जुड़ सकते हैं, आंसर इज यस, ठीक है ना। क्या 2000 जुड़ सकते हैं, आंसर इज यस, एंड द नंबर गोज ऑन। ये जुड़ के क्या स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं ऐसे, कि ब्रांच चेन्स बनाते हैं, कि यानी कि चेन के ऊपर एक और चेन। ये चेन का मतलब देखो, ये जो चेन का हर एक कॉर्नर है वो कार्बन है। तो कौन से चेन्स कार्बन बनाता है, क्या स्ट्रेट चेन्स बनाता है कि ब्रांचेड चेन्स बनाता है। स्ट्रेट भी बनाता है, ब्रांचेड भी बनाता है, ठीक है ना। एक ब्रांच वाली भी बनाता है, 5 ब्रांच वाली भी बनाता है। क्या ये सिर्फ ओपन चेन्स बनाता है, आंसर इज नो, ये क्लोज्ड चेन्स भी बनाता है, ठीक है ना। तो आपका जो कार्बन की कैटिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव कैटिनेशन है, ठीक है ना, बहुत ही स्टेबल कैटिनेशन है। यानी कि कार्बन की कैटिनेशन का एक बहुत ही ज्यादा रेंज है। ये 2 भी मिल सकते हैं, 2000 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, 200 भी मिल सकते हैं, 150 भी मिल सकते हैं, 151 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप स्ट्रेट चेन्स बनाना चाहो बना सकते हो, ब्रांचेड चेन्स बनाना चाहो बना सकते हो, रिंग्स बनाना चाहो रिंग्स भी बना सकते हो, ठीक है ना। सिंगल रिंग्स बनते हैं, ठीक है ना, बाइसाइक्लिक बनते हैं, ऐसे करके कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के, ठीक है ना। तो कार्बन की जो कैटिनेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, ठीक है ना। सो व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन दैट मेक्स देम मेक सो मेनी कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये जो कैटिनेशन देखो, अगर ये सिर्फ थोड़ी सी कैटिनेशन दिखाता, 2 3 4 5 6 7 कार्बन एक दूसरे के साथ मिलते तो थोड़े से कंपाउंड्स बनते, ठीक है। 8 भी मिलते हैं, 9 भी मिलते हैं, 10 भी, 11 भी 100 भी, 200 भी, 1000 भी, 10,000 भी, लाख भी। तो इसकी वजह से कितने सारे कंपाउंड्स बनेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे कार्बन के, ठीक है ना। वही हम देख रहे हैं और वही डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों बनाता है इतने सारे कंपाउंड्स, क्योंकि इसका जो कैटिनेशन है वो एक्सटेंसिव कैटिनेशन है, वो भी वैरायटी में है। छोटे से चेन से लेकर बड़े से चेन तक हर पॉसिबिलिटी है। ओपन चेन भी पॉसिबल है, क्लोज चेन भी पॉसिबल है। ओपन चेन में फिर से 2 पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रेट चेन्स भी बन सकते हैं, ब्रांचेड चेन्स भी बन सकते हैं, सब बनाता है कार्बन, ठीक है ना। दैट इज द रीजन व्हाई कार्बन मेक्स सो मेनी कंपाउंड्स। Now the question arises कि क्या सिर्फ कार्बन टेट्रावैलेंट है, ठीक है ना। तो हमने बोला कि 2 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन का वर्सटाइल नेचर है। व्हाट मेक्स कार्बन वेरी स्पेशल, बिकॉज ऑफ इट्स 2 प्रॉपर्टीज, वन इज टेट्रावैलेंसी एंड द सेकंड वन इज कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी में जो है ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है, डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। चाहे सिंगल बनाए, डबल बनाए या ट्रिपल बनाए, चाहे कार्बन कार्बन के साथ जुड़े या कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ जुड़े, कार्बन हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे तब स्टेबल होगा कंपाउंड, दैट्स व्हाई इसके कंपाउंड्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं, इसलिए तो बनते हैं इतने सारे, ठीक है ना। कैटिनेशन में जो है कार्बन किसके साथ जुड़ता है, सिर्फ कार्बन के साथ जुड़ता है। क्या बनाता है, स्ट्रेट चेन्स बनाता है, ब्रांचेड चेन्स बनाता है, ठीक है ना, क्लोज चेन्स बनाता है, बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, काफी स्ट्रॉन्ग है। कार्बन किसी और एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ फॉर एग्जांपल बॉन्ड बनाता है, कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ बनाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। सो वाई अच्छा अब एक बात तो और है, टेट्रावैलेंसी क्या सिर्फ कार्बन में? आंसर इज नो। हम जानते हैं ग्रुप 14 की टेट्रावैलेंसी है, तो कार्बन की भी है, सिलिकॉन की भी है, जर्मेनियम की भी है, टिन की भी है, लेड की भी है, सबकी टेट्रावैलेंसी है, सब 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या सब फिर कार्बन में क्या स्पेशल है कि कार्बन के बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड स्टेबल बनता है, जिसकी वजह से काफी कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों बनाता है कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। What is special in carbon that it makes strong bonds? Otherwise, silicon is also tetravalent. सिलिकॉन में इतनी ज्यादा कैटिनेशन नहीं होती। क्या सिलिकॉन में कैटिनेशन होती है? आंसर इज यस। लेकिन क्या कार्बन जैसी होती है? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन काफी ऊपर है सिलिकॉन से, काफी ज्यादा कैटिनेशन दिखाता है। द सेकंड क्वेश्चन देन अराइजेस, व्हाई इज कार्बन हैविंग सच एन एक्सटेंसिव कैटिनेशन? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, वेरी क्रिटिकल थिंग, ठीक है ना। आपके कार्बन का स्पेशल फीचर जो है वो है इसका स्मॉल साइज। इस स्मॉल साइज की वजह से ये दो चीजें कर लेता है कि ये स्ट्रक्चर्स जो बनाएगा वो स्टेबल होंगे और ये बॉन्ड्स जो बनाएगा वो स्ट्रांग होंगे। स्मॉल साइज का क्या मतलब होता है? स्मॉल साइज का मतलब होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड्स में, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये बड़ा होता, ये भी बड़ा होता, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते, अट्रैक्शन कम होता। लेकिन दोनों का छोटा होने की वजह से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली हेल्ड रहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो है कैटिनेशंस क्यों दिखाता है? देखो 4 मेंबर रिंग भी बनाएगा, 5 मेंबर रिंग भी बनाएगा, 6 मेंबर रिंग भी बनाता है, 7 मेंबर रिंग भी बनाता है, 8 मेंबर रिंग भी बनाता है, मोनोसाइक्लिक भी होता है, बाइसाइक्लिक भी होता है, स्पाइरल भी बनाता है, जो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो बहुत ही वैरायटी है इसकी, ये जो है कैटिनेशन में। क्यों ये स्टेबल कैटिनेशन दिखा सकता है? क्यों सिलिकॉन इतनी ज्यादा कैटिनेशन नहीं दिखा सकता? क्यों फॉस्फोरस नहीं दिखा सकता? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। अगर ये ज्यादा बड़ा हो जाता तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बड़ा हो जाता फिर, ठीक है ना। बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करते तो ये स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करते। तो कार्बन का साइज कैसा है? छोटा है, छोटी है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, छोटा साइज है, तो न्यूक्लियस के नजदीक होगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब फैलेगी नहीं ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगे। जब रिपल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो हम कार्बन और सिलिकॉन का केस लेते हैं। ये कार्बन एक, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। 5 कार्बन के बीच में जो है रिंग बन गया। तो सिलिकॉन क्यों नहीं बना सकता? सिलिकॉन भी तो टेट्रावैलेंट है, वो तो कैटिनेशन दिखाता है किसी लेवल पर, क्योंकि सिलिकॉन बड़ा है। जब बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे कि नहीं करेंगे? रिपल करेंगे तो स्ट्रक्चर ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जो कैटिनेशन की वजह से इतने सारे स्टेबल स्ट्रक्चर्स बना पाता है। क्यों बना पाता है? क्योंकि इसका साइज छोटा है। सो वेरी क्रिटिकल थिंग अबाउट कार्बन इज दैट इज गॉट स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से इसकी दो चीजें हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है और टेक्निकली अगर बोले तो इसका जो स्टीरिक हिंड्रेंस होता है वो लो होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का जो रिपल्शन होता है इसके कंपाउंड्स में वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है और बहुत सारे कंपाउंड से बना पाता है। समझ रहे हो? तो एक और बात है कार्बन के बारे में खास कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर लाइक दिस 1.0, 0.9 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, 1.2। नॉन मेटल्स आर लाइक दिस 4, 3.5, 3.2, 3.1, ठीक है, 2.9, 2.7 ऐसे करके। तो इसका कैसा है? बीच में है, जिसकी वजह से ये मेटल्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, और ये नॉन मेटल्स के साथ तो बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो ये मेटल्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, नॉन मेटल्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स इंटरमीडिएट जो है दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेशल रीजंस हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, जिसकी वजह से इसका एक बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल नेचर होता है। समझ रहे हो? तो आज की क्लास में हमने 2 बातें सीखी। एक, कार्बन के बारे में सीखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है,
ये दूसरे पीरियड में है, 14th जो है ग्रुप में है, ठीक है ना। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, उनमें से 2 जो है कार्बन 12 कार्बन 13 वो स्टेबल है, कार्बन 14 अनस्टेबल है। सबसे एबंडेंट कार्बन 12 है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि कार्बन जो है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है ना। वी आर सराउंडेड बाय द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑल अलोंग, ठीक है ना। मेरी टंग से लेके आपके कान तक, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ठीक है ना। कौन सी चीज बीच में आ रही है, मेरा टंग कार्बन के कंपाउंड्स का बना हुआ है, आपका जो कान है कार्बन के कंपाउंड्स के बने हुए, ठीक है ना। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का कोई नंबर नहीं है, बहुत ही मतलब है नंबर ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है ना। 9 मिलियन कंपाउंड्स होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रेंज है। वो फ्यूल्स यूज होते हैं, वो प्लास्टिक्स यूज होते हैं, वो आपके फैब्रिक्स यूज होते हैं, वो आपकी के मसल्स बनाने में काम आते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। तो वर्सटाइल नेचर है इसके कंपाउंड्स का और इसका खुद का नेचर वर्सटाइल है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने फिर क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द रीजंस फॉर द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उसके बारे में हमने 2 रीजन सीखे। टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है, सब बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है, ठीक है ना। दूसरा कैटिनेशन, इसमें एक्सटेंसिव होता है। कैटिनेशन होता है कार्बन के ही एटम्स एक दूसरे से के साथ जुड़े हैं, ठीक है ना। क्या कैटिनेशन सिर्फ कार्बन दिखाता है? नहीं, सिलिकॉन भी दिखाता है, फॉस्फोरस दिखाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स दिखाते हैं, ऑक्सीजन ओजोन के अंदर, ठीक है ना। कैटिनेशन दिखाता है 3 एलिमेंट्स एटम्स जो है ऑक्सीजन के वो मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो कैटिनेशन तो बहुत सारे लोग दिखाते हैं, लेकिन कार्बन की कैटिनेशन काफी एक्सटेंसिव कैटिनेशन है। एक्सटेंसिव कैटिनेशन का मतलब हुआ कि ये हर तरह के जो है कैटिनेशन दिखाते हैं, 2 3 4 5 नंबर जो है, जो चाहे नंबर, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। फिर ओपन चेन भी बना सकते हैं, क्लोज चेन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। क्लोज चेन में सिंगल चेन भी हो सकता है, बाइसाइक्लिक भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है। आपके जो स्ट्रेट, ये जो ओपन चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांचेड भी हो सकता है, 2 ब्रांच हो सकते हैं, 3 ब्रांच भी हो सकता है, बहुत वैरायटी है, जैसे कि आप अपने हायर क्लासेस में देखोगे। इस क्लास में भी थोड़े से आप इसके कंपाउंड्स की वैरायटी देखोगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, इसकी वजह से ये स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है और एक्सटेंसिव कैटिनेशन दिखाता है बिकॉज ऑफ लो स्टीरिक हिंड्रेंस। लो स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन। देखो ये 2 रीजन्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा या इन 2, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव रीजन है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, बड़े नेगेटिव के रीजन्स हैं, ठीक है ना। तो रिपल करेंगे एक दूसरे को ज्यादा, यहाँ पे कम रिपल करेंगे। तो स्टीरिक हिंड्रेंस, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, उसको बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से जो है इसके स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं। जो स्मॉल साइज इज अ वेरी क्रिटिकल property of carbon which enables it to have extensive catenation and form very stable 4 bonds, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका कार्बन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद मेटल्स एज वेल एज विद नॉन मेटल्स, ठीक है ना। सो लेट्स कंक्लूड इट टुडे, ठीक है ना। यहाँ आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बन की केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है और कुछ और कंपाउंड्स में भी हम जो है कोवलेंट बॉन्ड्स देखेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग देखेंगे। क्या होता है कोवलेंट बॉन्डिंग, कैसे की जाती है कोवलेंट बॉन्डिंग और क्यों होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, दैट इज अवर टॉपिक फॉर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इसको और बाकी सब्जेक्ट्स को है जो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।